हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है सिंगल लाइन डायग्राम ये चैप्टर 3 का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम इन मोटर का टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखो बेटा, हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात अगर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करेंगे जनरेशन स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट लगे होंगे। तो होगा क्या, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, जिस तरह की एनर्जी होगी, हाइड्रो एनर्जी होगी जो, या पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको जनरेटर के द्वारा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो भी पावर जनरेट हो रही है उसको हमको भेजना होगा जहाँ पे उसका यूज़ होगा, तो उसको कंडक्टर्स के थ्रू भेजते हैं। और ये जो है कंडक्टर के थ्रू भेजते हैं तो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि भाई भेज रहा हूँ तो जो लॉस है वो नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए। जितना पावर भेज रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम आउटपुट पे मिल जाए, रिसीवर को मिल जाए। तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं I²R लॉसेस, जो रजिस्टेंस के वजह से लॉसेस हो रहे हैं कंडक्टर में, उसको कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा, लो वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है। समझने वाली बात यह है कि जब वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा होता है, उस समय उसी रेशियो में करंट को भी कम कर रहा होता है, बढ़ा नहीं रहा होता है। अगर वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा होता है, करंट को उसी रेशियो में कम कर रहा होता है। और जो हमारा I² लॉसेस है, देखो I²R, कंडक्टर का रजिस्टेंस फिक्स होगा और करंट ही वेरी कर पाएगा। और जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, करंट घटा रहे हो, तो जो I² होगा वो भी घट जाएगा और हमारी लॉसेस जो है कम हो जाती हैं। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के यूज़ से लॉसेस को कम कर लेते हैं। इसके आगे जाते हैं तो हमारे पास सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, आइसोलेटर्स लगे होते हैं। बेसिकली जो सर्किट ब्रेकर होता है वो फॉल्टी कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारे सर्किट को आइसोलेट करता है, अलग कर देता है। इसलिए अलग करता है ताकि जो हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फॉल्ट आ रहा है उससे आगे हमारे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो, या हम लोग रिपेयर कर सकें, ठीक है। इसके आगे बेटा जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स और देखने को लगते हैं। बूस्टर वगैरह है, ठीक है, इंसुलेटर है, ठीक, जनरेटर तो मैंने बताया ही आपको। ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इसको अगर हम एक बड़े लेवल पे देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। लेकिन एक पीस ऑफ पेपर पे इसको समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को सिंबल्स के फॉर्म में, प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं। प्रतीकों के रूप में दर्शाने से ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है सिंपल हो जाती है और इसका एनालिसिस करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलता है या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट हैं उनके सिंबल्स को नीचे दिया गया है, उसको आप देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे जो दिया हुआ है ये आपका जनरेटर को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने नंबरिंग नहीं करा है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे दे रखा है, ये आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है बेटा, ठीक है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये थर्ड नंबर पे 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। देखो इसको इस तरीके से, ये सिंबल है इसका, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे ऑटो ट्रांसफार्मर है। देखो ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। एक जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्या होती है बेटा, वाइंडिंग्स अलग अलग होती हैं। और जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें सिंगल वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, दोनों वाइंडिंग अलग अलग होगा बेटा। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिंगल वाइंडिंग होता है, उसका मैकेनिज्म सिंगल वाइंडिंग पे ही वर्क करता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग ही शो किया गया है बेटा। देखो यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग आपको शो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये सिंगल वाइंडिंग ही शो किया गया है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर को शो किया गया है बेटा, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक। और नीचे ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये डिसकनेक्शन को दिखा रहा है, मतलब सर्किट को अगर ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे बेटा। और यह आपका सामने सर्किट ब्रेकर दिखा रहा है बेटा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को इस तरीके से रेक्टेंगल और दोनों तरफ से लाइन को खींच कर दिखाएंगे कि हाँ ये सर्किट ब्रेकर है। 8वें नंबर पर बेटा देख रहे हैं, ये फ्यूज़ को दिखा रहा है, ऐसे साइनसॉइड बना के दोनों तरफ से लाइन खींच दिया गया है, ठीक है। 9वें नंबर पे आप लोग रिएक्टर को देख रहे हो। रिएक्टर भी एक कंपोनेंट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है सर्किट की, रिएक्टर, रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें सर्किट की प्रॉपर्टी होती है। रिएक्टर को लगाते हैं हम लोग क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो करंट को क्या करता है, ये लिमिट करता है। करंट को क्या करता है, अचानक से बढ़ने नहीं देता है। जब अचानक से बढ़ने नहीं देगा तो कुछ टाइम ये देगा हमको, किसके लिए, तो ताकि हम फॉल्ट को सही कर सकें, ठीक है। अब ये देखोगे 10वें नंबर पर लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ये होता है, पर्टिकुलर ये सिंबल आपको दिख रहा है वो लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल होता है।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब नीचे आते हैं, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, विद्युत शक्ति प्रणाली में प्रत्येक घटकों को उनके प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है, बिजली व्यवस्था का सिंगल लाइन प्रतिनिधित्व मेन कनेक्शनों और विभिन्न घटकों के जुड़ने के क्रम में दर्शाया जाता है। चलो ये भी समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तीसरे नंबर पे है बेटा, विभिन्न घटकों के इनपुट आउटपुट, मतलब जो इनपुट है जो अंदर जा रहा है, आउटपुट जो बाहर जा रहा है, जिधर हम क्वांटिटी को पहुंचाना चाहते हैं, रेटेड करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को दर्शाया जाता है। हाँ, मैंने अभी बताया कि सारी चीज़ों को हम लोग दर्शाते हैं। तो क्या है, एक सिंगल लाइन डायग्राम सिंपल सा जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें विभिन्न कंपोनेंट्स को क्या करता है, विभिन्न कंपोनेंट्स को बेटा वो दर्शाता है और उसको एनालिसिस करने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। देखो, जब भी सिंगल लाइन डायग्राम क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला डायग्राम कंपलसरी है, मस्ट है, आपको ये बनाना ही बनाना है। बाकी सब स्किप कर रहे हो चलो चल जाएगा, लेकिन ये डायग्राम बनना ही चाहिए बेटा, ये डायग्राम बिल्कुल ही बनना चाहिए और इसी पे मार्क्स आपको मिलेगा। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये मैटर नहीं है कि मुझे कितना आता है, उसको कितने अच्छे से रख रहे हो, क्या टू द पॉइंट रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ये मैटर करता है। तो ज़रूर अगर ये क्वेश्चन है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एकल लाइन प्रतिनिधित्व, तो उसमें आप ये डायग्राम शो करोगे। देखो यहाँ पे ये जनरेटर शो कर रहा है, यहाँ पे पावर जनरेट हुआ और यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगा दिए। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है। वोल्टेज को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि जो ट्रांसमिशन लॉसेज वो कम हो सके। यहाँ पे 10 किलोवोल्ट में जनरेट हो रहा है, 400 किलोवोल्ट पे इसको कन्वर्ट किया ट्रांसफार्मर, इसको ट्रांसमिट कर दिया गया है हमारे द्वारा। ट्रांसमिट करने के बाद एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। भाई लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट कर दिया 400 किलोमीटर, जो कंडक्टर लगे हैं उसमें लॉसेस कम होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे मुझे सप्लाई देना है, तो इतने हाई वोल्टेज बेटा सप्लाई दे नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं बेटा, स्टेप डाउन करते हैं, 400 केवी से 33 केवी पे कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे रेलवेज़ है उसको सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेलवेज़ क्या एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री होता है जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इतने पावर को सप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे इसको ले जा रहे हैं और यहाँ पे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो ये 33 केवी का स्टेप डाउन हुआ है वोल्टेज, उसको 11 केवी पे स्टेप डाउन करता है और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को ये भेजता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, कंपनियाँ हों, उनको ये भेजता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर से एक और हमको ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिखता है जो इस 11 केवी के वोल्टेज को ही 6 केवी पे बदलता है और इस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पावर सप्लाई कर देता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये 6 केवी का जो वोल्टेज है फिर से एक और ट्रांसफार्मर लगाते हैं सब स्टेशन 5 पे। किस पे बेटा, सब स्टेशन 5 पे। वहाँ पे लगाने के बाद इसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और ये 400 वोल्ट का वोल्टेज है ये अब हमारे कॉमर्शियल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए मतलब कॉम्पेटिबल है, मतलब घरों में 400 वोल्ट। अभी 400 वोल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है इसको बेटा समझो। ये जो 400 वोल्ट है ये फेज़ टू फेज़ वोल्टेज है, मतलब जो मेन दो फेज़ हैं उसके बीच में कनेक्शन लोगे तो 400 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक तार एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच में लेते हो तो हमको 230 वोल्ट मिल जाता है। ये 400 वोल्ट दिख रहा है लेकिन ये फेज़ टू फेज़ वोल्टेज दिखा रहा है बेटा, मतलब जो 4 वायर अपने घर के सामने जाते हुए देखते हो उसमें 3 वायर फेज़ का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। तो कभी भी कनेक्शन आप लेते हो तो किसी एक फेज़ से और एक न्यूट्रल को ले लेते हो, ठीक है। और कभी गलती से अगर 2 फेज़ का ले लेते हो तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब 400 वोल्ट मिल जाता है हमें। तो ये ध्यान दो, कन्फ्यूज़ मत होना, ये 400 जो वोल्ट है बेटा ये फेज़ टू फेज़ है और हम लेते क्या हैं, फेज़ टू न्यूट्रल। तब हम फेज़ टू न्यूट्रल लेते हैं तो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट हमें मिल जाता है और कंज्यूमर तक मिल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ जनरेट हुआ, स्टेप अप किए, स्टेप अप इसलिए किए क्योंकि लॉसेस कम हो ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन होने के बाद लॉन्ग कंज्यूमर्स के लिए जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, 33 केवी पे स्टेप डाउन किए 400 किलो वोल्ट को और उसको ट्रांसमिट किए। बाकी आगे का सिस्टम आपको समझ में आया, ठीक है बेटा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसको आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोरोना की वजह से पढ़ाई रोकने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग तो अपनी तरफ से सहयोग कर ही रहे हैं। जो भी व्यवस्था मिल रहा है, जो भी सुविधा मिल रहा है, घर पे रह रहे हो, अच्छे से रहो, सुविधा से रहो। घर पे कभी किसी को परेशान मत करना, मम्मी पापा का कहना मानना, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो।